हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ और आज हम इस कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर मैंने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मैं आपको ये नोट्स अच्छे से समझाऊंगा। बहुत इजी नोट्स हैं, एक बार में आपको याद हो जाएंगे। बट उससे पहले हम एक थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिविडेंड के अंदर सेक्शन नंबर 123 से लगाकर 127 तक, यानी कि टोटल 5 सेक्शन हो गए, है ना। 5 सेक्शन हो गए ना टोटल, 23, 24, 25, 26 और 27, है ना। तो 123 से लगाकर 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये जो सेक्शन है ये डिविडेंड के ऊपर है। अब डिविडेंड क्या होता है वो आपको पता है कि जब भी कोई भी किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है तो उसके रिटर्न में जो शेयर होल्डर को कंपनी पे करती है प्रॉफिट में एक हिस्सा, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। अगर आप भी किसी कंपनी में अगर शेयर परचेज कर लेंगे तो उस कंपनी के प्रॉफिट में जो आपको हिस्सा मिलेगा उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके जी, ठीक। अब इन सेक्शंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है और एग्जाम में बहुत जरूरी होती है वो है डिविडेंड की टाइम टेबल, कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिन में पे कर दिया जाएगा, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो क्या होगा, है ना। तो उसकी टाइम टेबल जो है वो मैंने यहाँ बनाई है आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये टेबल बनाई है ताकि ये टाइम टेबल जो कि डिविडेंड की एक टाइम टेबल है वो आपको याद हो जाए। ये कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ये मैंने बनाया है ताकि आपको इजीली डिविडेंड से रिलेटेड जो टाइम है, ड्यूरेशन है और उसका जो एक प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाए, वो आपके दिमाग में रहे और फिर इस टेबल जब दिमाग में रहेगी तो एग्जाम में जाके आप इसके ऊपर थ्योरी लिख सकते हो। आइए पढ़ते हैं। देखो होता क्या है यहां पर, देखिए जब भी कोई भी कंपनी डिविडेंड अगर पे करती है ना तो उसको क्या करना होता है, एजीएम के अंदर, एजीएम मतलब शेयर होल्डर की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें उसको ओआर पास करना होता है। क्या पास करना होता है? ओआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यानी कि 51% शेयर होल्डर जो है ये बोले कि ठीक है भैया डिविडेंड दे दो, तो कंपनी फिर डिविडेंड पे करती है। और अगर 51% शेयर होल्डर ये बोल दे कि भैया डिविडेंड इस बार पे नहीं करना है, कंपनी में वापस पैसा लगा दो, तो फिर वो डिविडेंड जो है पे नहीं किया जाएगा। तो जब ओआर पास हो जाता है एजीएम के अंदर और डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है और डिविडेंड की जो रेट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स जो है वो एजीएम में सजेस्ट करते हैं और उस रेट से फिर कंपनी जो है डिविडेंड ओआर पास करके एजीएम के अंदर डिक्लेयर कर देती है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये डेट, जिस डेट को एजीएम में ओआर पास हो गया और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, उस डेट के 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज, कंपनी को जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उतना अमाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा। भाई डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ओके, अब उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो डिविडेंड का पैसा जो है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करा दो। ओके जी, करा दिया। फिर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसके 14 दिन के अंदर, इसके आगे 14 दिन नहीं, इसी डेट से जिस दिन ओआर पास हुआ है उसके 14 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी है उसको सीडीटी यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। ओके जी, ठीक है। 5 दिन के अंदर पैसा अलग बैंक अकाउंट में रख दिया और 14 दिन के अंदर कंपनी ने जो है वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी पे कर दिया। अब एक डेट टाइम और है, वो क्या है कि जिस दिन ओआर पास हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। भाई 5 दिन के अंदर अंदर तो बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, 14 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया और जिस दिन ओवर पास हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 5 दिन तो ये हो गए और 25 दिन हो गए, तो 30 दिन के अंदर अंदर जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है डिविडेंड का, उन डिविडेंड के पैसे को सभी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, यानी कि उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर कंपनी ऐसा कर देती है ओके, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो पेनल्टी के प्रोविजन है और इसमें जो भी डायरेक्टर है जो ये डिफॉल्ट कर रहा है और वो जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है और सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है, बट 30 दिन के अंदर अंदर अगर डायरेक्टर जो है वो उस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है शेयर होल्डर में, तो फिर डायरेक्टर पर 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी और ये पेनल्टी
तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा डायरेक्टर को 2 साल की जेल भी हो सकती है एंड इसके अलावा कंपनी जो है वो 18% इंटरेस्ट भी पे करेगी उस डिविडेंड पर। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर को आपने 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ओके, लेकिन किसी शेयर होल्डर को 30 दिन नहीं किया, 30 दिन के अंदर नहीं किया, जिस दिन वार पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर नहीं किया, आपने 35 दिन में किया तो 5 दिन का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आपने 2 महीने में किया तो 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो 30 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। 30 दिन से ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर 18% इंटरेस्ट और डायरेक्टर पर 1000 रुपये पेनल्टी, 2 साल की जेल भी हो सकती है। ओके ठीक है सर, ये हो गया। अब क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो ये पेनल्टी तो है ही। अब उसके बाद 7 दिन तक और वेट करना है, यानी कि यहां से देखोगे तो 37 दिन 37 डेज और 30 दिन के आगे 7 दिन और क्या करना है, 7 दिन तक के अंदर अंदर भी अगर डिविडेंड जो है वो पे नहीं होता है तो अनपेड डिविडेंड जो है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन 30 दिन में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो अगले 7 दिन तक कर लो। 7 दिन में भी नहीं कर पाए तो फिर आपको वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर उस डिविडेंड को ट्रांसफर करना होगा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब उस अकाउंट में वो पैसा पड़ा रहेगा और बहुत सारे शेयर होल्डर जिन्होंने अपनी डिटेल जमा नहीं कराई होगी या उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया या उनका बैंक अकाउंट जो है वो बंद है या उनका बैंक अकाउंट क्लोज है ना, तो उनमें ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उनको पता चलेगा तो वो डिविडेंड के लिए क्लेम करेंगे। तो कंपनी 7 साल तक इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर वो पैसा रखेगी जो अभी तक पे नहीं हुआ है शेयर होल्डर को, डिविडेंड का पैसा। बट 7 साल तक वेट करेगी। 7 साल तक भी, 7 ईयर तक भी, अप टू 7 ईयर, कहाँ, यहां से 7 ईयर तक भी अगर कोई जो शेयर होल्डर है वो क्लेम नहीं करता है तो फिर वो जो डिविडेंड है वो ट्रांसफर हो जाएगा, अनक्लेम डिविडेंड जो ट्रांसफर हो जाएगा, अनक्लेम डिविडेंड ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। आई मतलब इन्वेस्टर, ई मतलब एजुकेशन, पी मतलब प्रोटेक्शन, एफ मतलब फंड, अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक ऐसा फंड है जो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए काम करता है और वहां से फिर ये पैसा इन्वेस्टर के एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए खर्च होगा। आगे समझ में? तो ये थी टेबल, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये वाले नोट्स में आपको जो ये सामने मैंने टेबल बनाई है, जो लिखा है पेन से, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आइए हम 1 बाय 1 सेक्शंस अच्छे से देखते हैं हमारे यहाँ पर नोट्स के अंदर। जो ये नोट्स बनाए मैंने, इसमें मैं आपको 1 बाय 1 सेक्शन पढ़ाता हूँ, सेक्शन नंबर 123 से लगाकर सेक्शन नंबर 127 तक। भाई सेक्शन नंबर 123 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में बोलता है। और जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना तो सबसे पहले आता है सोर्स क्या होगा डिविडेंड का। भाई डिविडेंड तो डिक्लेयर करोगी, लेकिन उस पैसा आएगा कहाँ से? भाई कंपनी के प्रॉफिट से आएगा, कंपनी के फ्री रिजर्व से आएगा, और कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है ये, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर और आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन पे कर दो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा हुआ उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। आउट ऑफ मनी प्रोवाइडिंग बाय गवर्नमेंट, है ना, मनी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आप उससे भी कर सकते हैं इन केस ऑफ गारंटी। डेप्रिसिएशन जो है वो आपको लेस करना होगा एज पर शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द एक्ट। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर फ्रॉम रिजर्व अनलेस प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। कुछ कंडीशंस है जिनको फॉलो करना होगा, अदरवाइज कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती रिजर्व से। अनरियलाइज्ड कोई गेन है, रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है या नोशनल कोई गेन पड़ा है तो उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, शैल नॉट बी कंसीडर्ड। इंटरिम डिविडेंड कैन आल्सो बी डिक्लेयर बाय द बोर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इंटरिम डिविडेंड का मतलब 2 डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड एक इंटरिम डिविडेंड। जो भी मैंने आपको टेबल बताई थी वो फाइनल डिविडेंड की थी, यानी कि ईयर एंड हो गया है, कंपनी को पूरे साल का प्रॉफिट पता चल गया है, उसमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है एजीएम के अंदर। बट जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना वो साल के बीच में दिया जाता है। जैसे 3 महीने का क्वार्टरली कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, साल में 4 बार बनाती है। तो फर्स्ट ईयर पता चला कि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो कई बार कंपनीज क्या करती है, उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करता है, वो बोलता है भाई चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो बाद में इतनी सारी लिक्विडिटी कहाँ से लाएंगे, तो कुछ डिविडेंड हम क्या करते हैं अभी पे कर देते हैं, कुछ डिविडेंड क्या कर देते हैं अभी पे कर देते हैं। तो वो बीच में, साल के बीच में जो डिविडेंड पे किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, वो जो है डिक्लेयर किया जाता है, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं।
नेक्स्ट होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कई बार कुछ कंपनी क्या होती है, वॉलेंट्री जो है प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करती है, कुछ प्रॉफिट को, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में देती है, लेकिन इसका कोई मिनिमम परसेंटेज डिसाइड नहीं है। डिविडेंड शैल बी पेड ओनली इन कैश, चेक, वारंट और वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, वारंट से कर सकते हो, या कैश में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, पे कर सकते हो। डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। मेन तो यही था सेक्शन नंबर 124 के अंदर, 23 के अंदर, कि डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर हो गया, ओआर पास हो गया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा। आते हम आगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 124, ये अनपेड डिविडेंड के बारे में है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में है कि इफ डिविडेंड इज नॉट पेड और क्लेम विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर अगर डिविडेंड जो है वो क्लेम या पे नहीं किया जाता है तो 7 दिन के बाद वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार आरओसी को फाइल बता दी जाएगी, भाई ये अनक्लेम डिविडेंड था जो हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, और कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी इसको मेंशन करेगी। 7 साल तक भी अगर ये अनक्लेम रह जाता है, जो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, तो फिर उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी कि IEPF के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम IEPF अथॉरिटी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन। अगर कोई शेयर होल्डर है और उसको लगता है कि उसका डिविडेंड 7 साल हो गए, उसने क्लेम किया नहीं, और वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया है, तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को एप्लीकेशन देकर के वहां से अपना डिविडेंड क्लेम कर सकता है। सेक्शन नंबर 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में है। ये प्रमोट करता है इन्वेस्टर की अवेयरनेस को एंड प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को। अभी थोड़े टाइम पहले, पिछले 3-4 साल के अंदर अंदर यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया था, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये वो फलाना ढिकड़ा, बहुत ज़्यादा, और उसने बहुत लोगों को रुलाया है, ठीक है। तो अभी से भी जागा और उसने बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के वीडियोस डिलीट हुआ दिए, चैनल डिलीट करवा दिए, वीडियो हटवा दिए, और नई पॉलिसी आई है इसके अंदर, अगर आप यूट्यूब पे किसी शेयर के बारे में अगर बता रहे हो लोगों को, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक NSE BSE का जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और इसके बाद में आप किसी भी शेयर का नाम नहीं आके बता सकते, बताओगे तो उसकी रिपोर्ट आपको जमा करानी होगी, सर्टिफिकेट लेना होगा, एंड पिछले 6 महीने पुरानी जो रेट है वो बताओगे आप। इस तरीके से बहुत सारे रूल्स आए हैं ताकि इन्वेस्टर जो है उनका नुकसान नहीं हो, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में बहुत लोगों के पैसे डूबे हैं, ठीक है। तो वही है, तो ये जो पैसा खर्च होता है इसी तरीके के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए खर्च होता है। ओके जी, ठीक। इस फंड को मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, याद रखना। एंड इसके यूसेज क्या है? तो रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड रिफंड कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए भी खर्च किया जाता है। रिफंड मतलब कोई अप्लाई कर देता है तो उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि उसने पहले क्लेम नहीं किया था, 7 साल हो गए तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो अब यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है। अगर क्लेम नहीं कर रहा है तो फिर वो पैसा जो है इन्वेस्टर की एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए खर्च होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 126 एक छोटा सा सेक्शन है, और ये राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर जो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है उसके ट्रांसफर के बारे में बात करता है। कई बार क्या होता है, जो शेयर है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ है, बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो अब उसका क्या करना है, क्योंकि शेयर ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो अभी ऑनर कौन है वो पता नहीं है, तो किसको पे करे। तो उस केस के अंदर सेक्शन नंबर 126 अप्लाई होता है, और तब तक जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता उसको हेल्ड इन सस्पेंशन रखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 127, ये भी मैंने आपको करा दिया है, ये पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है कंपनी, तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी है, मैंने आपको बता दी है। जो भी डायरेक्टर है जिसको ये पता था कि ये डिफॉल्ट हो रहा है, फिर भी उसने डिफॉल्ट होने दिया, उसको 2 साल तक की जेल, और इसके बीच में देखो एंड है, एंड और क्या होगा, 1000 रुपीज पर डे ड्यूरिंग डिफॉल्ट जो है फाइन लगेगा। इसके अलावा कंपनी के ऊपर क्या होगा, कंपनी को 18% इंटरेस्ट से जो है 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितने टाइम में उसने डिफॉल्ट किया है उतने टाइम का। कुछ केसेस के अंदर इन पेनल्टी से राहत मिल जाती है। ये तब होता है जब कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ चल रहा हो कंपनी के अंदर,
डायरेक्शन ऑफ कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे दिया हो, कोई डिस्प्यूट हो गया हो रिसीव डिविडेंड से रिलेटेड, कोई एडजस्टमेंट हो गए हो शेयर होल्डर से रिलेटेड, या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, तो फिर ये पेनल्टी से माफी दिलाई जा सकती है, अदरवाइज ये पेनल्टी लगेगी। तो ये थे आपके सेक्शन नंबर 123 से लगाकर 127 तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 16 तारीख को आपका एग्जाम है। जिन बच्चों का 16 तारीख को एग्जाम है, 16 जून को, वो बच्चे नीचे कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दे, ताकि मैं आपके जो भी 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं वो करा के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।